इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। विनोद मोरवाल भाई आपने भी राम राम, और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने हमारी राम राम। और भाई विनोद मोरवाल भाई कार्यक्रम, हाँ, खेत खलियार सब बढ़िया है एकदम। और खेत जो है, खेतों में तो जब लाए रहे हैं फसल का तो कर रहे हैं, साथ में थोड़ा सा बागा की भी बात करें आज। तो औषधीय फल है बेलपत्र। हाँ, बेलपत्र की अगर जिक्र करें तो उसके बाग लगान में क्या सावधानी हमने रखनी है उसका जिक्र करें, और बात करेंगे आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल पे, और साथ में भाइयों का मनोरंजन भी करवाऊंगे। बिल्कुल सारी चीजें लेकर आओ, लेकिन जो पहले सबसे बात कर लेते हैं औषधीय फल बेलपत्र के लगाने में जो सावधानी है, क्योंकि देखो फायदा जब मिल लगा भाई किसी चीज का, जब उसमें सावधानी रखे और कम समय में ज्यादा मुनाफा जब लेवगे, जब हम इसमें व्यवस्था तय काम करें भाई। और विनोद भाई जो बेल है वो एक गुणकारी फल तो है, क्योंकि सारे जाना है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी, सी, खनिज तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और साथ में जो सबसे बढ़िया रो है बेल, वो है पेट की बीमारियां खातर, जिस तरह अजरीन होगी, पेचिश है, पीलिया होगा, हाँ, बवासीर है या अल्सर है, या फिर दस्त लग जाए, तो इस तरह के रोगों में जो है बेल को है भाई एक अचूक फल है। बिल्कुल। और बेल की खेती की जब आप बात करते हो, या जो दूसरे फल की अपेक्षा हम कम देख रेख में भी हम इसे कर सके हैं, और बंजर और जो बरानी भूमि है उसमें भी बेल की खेती तो हम बहुत बढ़िया फायदा लेते हैं। और बेल की बागवानी में जो प्रबल संभावना बहुत ज्यादा है, और मुनाफे का तो सौदा है ही। बिल्कुल। तो क्यों ना फिर इसके अच्छी तरह डिटेल में अच्छी तरह बता दे। तो भूमि का जो चयन, वो तैयारी की बात करें तो विनोद भाई, मोरवाल भाई, जो मिट्टी की तैयारी है बेल की खेती खातर बंजर है या जो बारानी इलाके हैं वो भी सफलतापूर्वक हम इसकी खेती ले सके हैं। और ख़ास तौर पर जो जल निकासी है और बलुई दोमट मिट्टी है, उसकी जो मिट्टी है, यह तो सबसे बढ़िया रहेगी बेल खातर। और उसके अलावा भाई अगर ऊसर मिट्टी है जिसकी पीएच मान 8 तक हो, तो उसमें भी हम बेल की खेती जो है सफलतापूर्वक ले सके हैं। बिल्कुल। और मोरवाल भाई साथ में जो इसकी ज़मीन है उसकी तैयारी किस तरह करें, तो बेल के पौधे जो है लगान खातर हम 9 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा दूरी तक के जो है रेखांकन कर लें पहला ही। और फिर पौधे लगान खातर बारिश शुरू होने से पहला 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर जो है गहरा गड्ढा खोद लें, उन्हें तैयार रखें। और गड्ढे में 15 से 20 दिन तक हम उसमें खुला छोड़ दें, ताकि उसमें धूप लगती रहे और कोई जो उसमें कीड़ा है, कीट है, वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा भाई गड्ढे को भरते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि गड्ढे को जब भरें तो जो मिट्टी है वो ज़मीन की सतह तक कम भी 6 इंच ऊपर रहे, ताकि सिंचाई के बाद जब अब बाद में देखा ना मिट्टी थोड़ी सी दब जाए तो वो आम जो साइड वाली मिट्टी है उसके बराबर आ जाए। बिल्कुल। और मोरवाल भाई इसके अलावा किस्म का जिक्र करो आप। बिल्कुल। किस्म की तो देखो नूतन विनोद भाई जो सिफारिश जो कर रखी हो जी, वो ही हमने फसल इसमें लेनी चाहिए। और इसमें जो किस्म है इसके अंदर पहले तो एक तो मिर्जापुरी जी, इसी तरह जो कागची गोंडा, फैजाबाद, राउंड, नरेंद्र बेल जी, बैल की कुछ नई किस्में जो गुणवत्ता में भी अधिक उपयुक्त है। हाँ जी, जिसमें नरेंद्र बैल 7 है, नरेंद्र बैल 9 है, पंत शिवानी है, पंत अपर्णा है, पंत उर्वशी है,
पंत सुझाता है। और ये जो हाल ही में अगर जो हम बात करें तो जो संस्थाएं है जो इसमें बहुत बढ़िया ये सिफारिश करती है और नई किस्में जो आ रही है जिसमें CIHHB 1 होगी, CIHSHB 21 ये 2 होगी। और इसी तरह जो प्रवर्धन की अब यदि हम बात करें तो इसमें जो उन्नत किस्मों के जो पौध तैयार करने के लिए हमने जो प्रवर्धन की संतुति इसमें हम करा है। और जो चश्मा की विभिन्न विधियों में जिस तरह पैबंद चश्मा विधि तभी अधिक सफलता हम इसमें पावा है। और जो नर्सरी तक पहले जो बीज की बात करें तो फरवरी मार्च के महीने में हम बोवा, यानी कि जो टाइम चल रहा है वो बहुत बढ़िया से। और जब बीजू पौधे पेंसिल जितने या फिर उससे ज्यादा आकार के हो जावे तब हम इसमें जुलाई तक अगस्त में पैबंद चश्मा लगाते हैं इसमें। और इसके बाद वर्षा ऋतु में तैयार पौधे को खेत में लगा देते हैं। इसी तरह अब खाद और सिंचाई की बात करते हैं। मोरवाल भाई, क्योंकि आप जब आपने बिजाई कर दी है तो खाद और सिंचाई की आज जिक्र तो जरूरी है। और उसमें जो है सड़ी हुई गोबर की खाद वो देना सबसे बढ़िया रहेगा। फल तोड़ने के बाद जुलाई और अगस्त के महीने में 50 से 80 किलोग्राम जो गोबर की गली सड़ी खाद है वो हर एक पेड़ में हमने डालनी है। और अधिक उपज लेने खातिर किसान भाई जो है हर पौधे में 50 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस और साथ में 50 ग्राम पोटाश हर साल जरूर डालना है। और खाद और उर्वरक की पूरी मात्रा जून जुलाई के महीने में जरूर देता है। इसके अलावा भाइयों तने 30 से लगभग 120 सेंटीमीटर की दूरी पर चारों तरफ गुड़ाई में 15 से 20 सेंटीमीटर जो है उसने गहरी डालना है खाद। और इसमें जो नए पौधे की स्थापित करने की भी बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल भाई। जो पहले वर्ष में सिंचाई की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ा है। बिल्कुल। और जड़ भी अन्य पौधों की जो गर्मी के दिनों में की बात करें तो पानी की अधिक इसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वही बेल के जो पौधे हैं उसमें गर्मियों में अपनी पत्तियां गिराकर समताप अवस्था में चले जाते हैं और जो सूखे को सह लेते हैं। और अच्छी फलत के लिए हमने गर्मी में 20 दिन और जाड़े में 30 से 45 दिन के अंतराल पर हमने इसकी सिंचाई करने से पेड़ों की बढ़वार माछी इसमें ठीक रहती है। और जो भूमि में पर्याप्त नमी जो बनी रहती है जिस तरह फल के फटने की समस्या भी नहीं रहती। और इसी तरह तो जो फल और वृद्धि और उपज की भी बात कर ले। जी बिल्कुल मोरवाल भाई, जैसे आपने बात करी ना कि जो ज़्यादातर पौधे हैं वो पानी ज़्यादा मांगा है खास करके बागा में। लेकिन जो बेल पत्र है उसकी खासियत यह है कि बेल पत्र जो है वो सुसप्त अवस्था में चला जाए, यानी कि सो जाए वो पौधा। और गर्मियों में इसको कम पानी की जरूरत पड़ा है जिसकी वजह से जो है 20 दिन के बाद भी जो है अगर हम इसमें पानी दे दें और सर्दियों में तो 30 से 35 दिन के बाद भी अगर पानी देवें तो भी इसकी हमने बहुत बढ़िया बढ़वार और पैदावार मिल जाए है। और फल और वृद्धि और उपज की हम बात कर रहे थे। जो कलमी पौधे की बात करें विनोद भाई, इसमें 3 से 4 साल बाद फल देना यो शुरू कर देते हैं। जबकि जो बीजू पौधे की बात करें तो इसमें 7 से 8 वर्ष में फल आते हैं। और जो फलों की संख्या की बात करें तो वृक्ष के आकार, किस्म, आयु और प्रबंधन पर यो निर्भर करती है। और 10 से 15 वर्ष के पूर्ण विकसित पेड़ तक हम 50 से 100 फल प्राप्त हम इसमें कर सके हैं। और इसी तरह फल की तोड़ाई और उपरांत के बाद हमारा प्रबंध भी जरूरी है। और इसमें किस तरह ध्यान रखें? बिल्कुल मोरवाल भाई कि जब हम बढ़ोतरी हो रही है, उपज हमें मिल रही है, तो अप्रैल मई के महीने में जब भी फसल का या जो फल है हमारा बेलपत्र का उसका रंग हरा पीला होने लग जाए तो फलों की तुड़ाई 2 सेंटीमीटर डंठल के पास तक कर लें। और फल तोड़ने के समय इस बात का जरूर ध्यान रखें किसान भाई या जो बागवानी फल बाग लगा रहे हैं कि फल जमीन पर ना गिर पावे, नहीं तो फल की जो त्वचा है वो चिटक जाए और उसका फिर बाजार में वो भाव हमें नहीं मिल पाता। तो बात का ध्यान रखा है कि ज़मीन किस तरह तैयार करनी है, कौन सी किस्म बढ़िया रहूँगी, और साथ में खाद और सिंचाई का ध्यान रख कर किसान भाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेल पत्र का फल ले सकें। तो विनोद भाई देखो, यह तो बात करी हमने बेल पत्र की, क्योंकि इसमें जो औषधीय फल है इसमें सारे विटामिन भी मिल रहा है और बाजार में इसके डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीमारियां में यह चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर है। तो या तो बात कर ले हमने औषधीय फल बेल की, और दूसरी भी चर्चा हम बहुत बढ़िया लेकर आ रहे हैं, और लेकिन कुछ मनोरंजन करवा देते हैं और उसके बाद फिर बात न आगे बढ़ागे। अब सुनते हैं ये रागनी।
मानत खोज सबर की हेर दे मत मुट्ठी बीच रहा नहीं कोई सबने जाना दो जन आगे बोले पीछे जीव मदद उस सवर की दे दे मत मुट्ठी बीच रहा नहीं कोई सबने जाना आगे बोले पीछे जीव मदद उस सवर की दे दे मत मुट्ठी बीच बड़े बड़े हो कर चले गए रंग बड़े बड़े हो गए चले गए दुनिया का रसा सुनिए जीव पिंजरा बंद भोरे में रावण का बसा सुनिए रामचंद्र से करी लड़ाई तकदीरी बसा सुनिए आप मरा और कुटुम खपाया तोड़ कती खासा सुनिए आप मरा और तोड़ कती खासा सुनिए जो गगन चढ़ी फराट करे धीरे फराट करे धी वो टूट जागर की रहा नहीं सबने जाना दो जने आगे और पीछे जीवन मानत सवर की दे दे मत मुट्ठी बीच सबने जाना दो जने आगे और पीछे क्या कितनी बड़ी क्या कितनी बड़ी पृथ्वी पांडो डंगा न प्या करते वो कीचक से बलवान जगत में ना और ने थप्या करते जो राशन से सवाल कंस से सभी लोग काव्या करते हरणा को से दोस्त जगत में भगत मारे ताप्या करते हरणा को से दोस्त जगत में भगत मारे ताप्या करते और लाखा के तन नाम गणा दे लाखा के तन नाम गणा दू और आंख खोल मत नाम पीछे रहा नहीं कोई अरे कुछ पूरब कोर कुछ पश्चिम कुछ उत्तर दक्षिण गेट कने राजा और नवाब बादशाह छोड़ अमीर से चले अरे कुछ जन खतर आए थे फिर मैं भी वापस लेट चले स्टेशन से टिकट कटा के सभी मुसाफिर बैठ चले स्टेशन से कटा के सभी मुसाफिर बैठ चले बन पैया बन लेन चैन या बन पैया बन लेन चैन या मोतरे ल सबन है सबन है गाना दो जने आगे और पीछे पीवे बालक होतई सवर की डर दे दे बदू पीछे रहा नहीं यारे सबने जाना
सतगुर के अरे सतगुर के पर खेतन चला खोटा रे खड़ा होना कह जाट में हर संगे के गांव में जिस संग में रस भरा होना ईशा जीव सर कौन जगत में जो पैदा होया मरा होना सूखा लकड़ बाग में पौधा अटके फिर हरा होना सूखा लकड़े अटके फिर हरा होना ये फल लकड़ की रगा से छोड़ दे फल लकड़ की क्यों लकड़ में पानी सीते हर ही अब मैं जाना होने आगे और पीछे जीवन बादल उसे सवर की दे दे मदम की पीछे हर ही अब मैं जाना होने आगे और पीछे। बहनों और भाइयों, ये तो हमने लोकगीत सुना जीव अमानत कलाकार पालेराम और मेर सिंह की हिट रागड़ियों से हमने लिया था। और इस लोकगीत से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे भाई औषधीय फल बेल की, तो आज नई फसल नई उमंग के दौरान हमने यह बात करी थी। और आज जो दूसरी चर्चा हम लेकर आ रहे हैं आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। और मोरवाल भाई उससे पहले एक बार बात कर ले मौसम की और कल के कार्यक्रम की। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। कुल मिलाकर मौसम साफ रहेगा भाई। तो कल के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। कल है रविवार और रविवार को हम कार्यक्रम लेकर आया करें थारी चिट्ठी मारेगी, तो चिट्ठियाँ लिखते रहे ताकि हम गीत सुनाते रहे। और सोमवार के कार्यक्रम की भी बात कर लेते हैं जो हम किसानवाणी कार्यक्रम में लेकर आए हैं। सोमवार को जो चर्चा का हमारा विषय रहेगा दुधारू पशुओं में प्रजनन संबंधित समस्याएं व उपचार के उपाय के बारे में बात करेंगे। और सोमवार को आज की नसीहत के दौरान हम बात करेंगे जैविक खेती द्वारा फसलों में कीट प्रबंध। तो कार्यक्रम ज़रूर सुनिए। और अब दूसरी चर्चा ज़रूर कर लेते पशु आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल है। और मोरवाल भाई पशुओं की देखभाल में हम बात करेंगे कि आज जैसे घर पे जब हम हैं तो कौन से देसी नुस्खे या तरीके हैं जिन अपना का हम पशुओं की देखभाल कर सकें। इनकी मौके पर हम पशु चिकित्सक नहीं पहुंच पा रहे हैं या घर पे जो हमने कोई समाधान करना है तो वो समाधान हम किस तरह करें। तो उसमें छोटी छोटी बात हैं जिन अगर हम अपनावें तो जो है पशुओं की हम देखभाल कर सकें। बिल्कुल। और विनोद भाई देखो जो पशुधन है जी ये सहायक धंधे में ज़रूर आता है। और भाई घी दूध बढ़िया तरीका होगा तो भाई देश के लिए भी मेडल आवेंगे और हमारे जो टाबर है वो बढ़िया तरह तंदुरुस्त रहोगे, पढ़ाई में भी बढ़िया दिमाग चलेगा और खेलना में भी। और जब बता भाई नंबर 1 हम रहेंगे। बिल्कुल भाई। और इसमें जो मैग्नीशियम सल्फेट भाई जो पहली चीज़ है कि एक तो मैग्नीशियम सल्फेट अगर देखने में अगर इसकी पहचान करनी है तो एक रंगहीन रवेदार जो है पदार्थ है। और इसने आम बोलचाल की भाषा में मैग सल्फ भी कहते हैं। और इसका फ़ायदा कि एक तो ये रोगाणुरोधक है, साधारण रेचक है या अक्षयफारी हो जाए या अल्टरेटिव या जो बुखार में कमी लेकर आना हो, या फिर उसके साथ साथ अगर मैग्नीशियम लवण की अगर शरीर में कमी हो जाए जानवर के, जिस तरह की अगर मैग्नीशियम लवण की कमी हो जाए तो उसकी वजह से कई बार देखा जावा है ग्रास टिटेनी या लैक्टेशन टिटेनी, इस तरह की समस्या जो है जानवर में आ जाए है। तो इनमें अगर पहली बात करें रोगाणुरोध की, तो रोगाणुरोध में जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसका एक गाढ़ा सा घोल बनाकर उस पट्टी ने भिगो कर जो संक्रमित घाव है, जो डांगर का चोट लग रही कोई घाव भर रहा है तो उसमें भर दें। इससे क्या हुआ कि जो उत्तक है उसमें लसिका का बहाव हो जाए और उस बहाव के साथ साथ जो संक्रमण है वो खत्म हो जाए। इसी तरह जो साधारण रेचक की भी हम बात कर लेते हैं, इसमें हमने 250 से 300 ग्राम मैग सल्फ समान मात्रा में नमक मिलाकर पानी में घोलकर पिलाने से ये जो गाय भैंस में जो साधारण रेचक के रूप में ये काम करता है। और आक्षेपकारी की बात कर रहे हैं जो जमोक गाय है जिसने टेटनस भी हम बोल देते हैं, इसमें 10% 20 मिलीलीटर मैग सल्फ
अगोत्वचीय सूची वेद से 15 मिनट के अंतराल पर देते हैं तो थोड़ी देर में ये अक्षेप खत्म हो जाता है। हाँ, और मोरवाल भाई इसके अलावा जो बुखार की समस्या आ जाए डांगरा में, तो उसमें भी अगर 150 से 300 ग्राम मैगसल्फ समान मात्रा में पोटाशियम नाइट्रेट में मिलाकर और उसके 4 भाग बना लें और उसमें से एक हिस्सा सुबह शाम पानी के साथ जो है, पीने वाला जो पानी है उसके साथ अगर दे दें डांगर तक, तो उसका बुखार कम हो जाए। और ख़ास करके जो ग्रास टिटेनी या जो लैक्टेशन टिटेनी की जो समस्या है डांगरों में, इनकी मैग्नीशियम की जब कमी हो जाए तो उस स्थिति में भी 10 से 20% का घोल बनाकर उसने 200 से 300 मिलीलीटर घोल बनाकर उसका अगर डांगर दे दे तो उससे बुखार वाली समस्या और मैग्नीशियम की जो कमी वाली समस्या है वो दूर हो जाए। इसी तरह जो रेडी के तेल की भी बात कर लेते हैं, यो एक गड्ढा लसलसा जो रंगहीन तेल से और गाय या फिर भैंस में 500 तक 600 मिलीलीटर और बछड़े की बात करें तो बछड़ा या कटड़े में 30 तक 60 मिलीलीटर रेचक के रूप में कब्ज होने पर हम इसे देवा है। हाँ, उससे कब्ज की जो समस्या वो जानवर खत्म हो जाए। और एक और जो है सामान्य सा उपाय है वो है खाने वाला सोडा, जिसने सोडा बाइकार्ब भी कहते हैं। ये भी रंगीन है, स्वाद में थोड़ा सा नमकीन है ये पाउडर, और इसका भी 2% घोल साधारण कटी फटी या जो जली हुई त्वचा है उस पर लगाते हैं जानवर ने आराम मिल जाए। और साथ में अगर 1% का घोल आँख धोने के भी हम काम में लेकर आओ तो इससे भी जो है आँख साफ हो जाए। और पेट में अगर तेजाब बन रहा है यानी कि उसमें अम्लता में कमी आने लग रही है तो उसकी आवश्यकता अनुसार भाइयों 50 ग्राम पानी में घोल कर सुबह शाम, साथ में गठिया में भी जो है सोडा बाइकार्ब यानी कि खाने वाला जो सोडा है, तो साथ में सोडियम सैलिसिलेट 30 ग्राम मिलाकर सुबह शाम देने थे, जो पेशाब में अल्कलाइन होने तक उसने लगातार देते रहो जब तक उसका पेशाब अल्कलाइन ना हो जाए। बिल्कुल। और इसी तरह जो पोटाशियम परमैंगनेट की बात कर लेते हैं, और इस पोटाशियम परमैंगनेट में इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है और 5% घोल साधारण सफाई में तथा 0.1 से 1% तक का जो घोल है घाव धोने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और मोरवाल भाई एक और है नीला थोथा, ये भी बड़ा जो है आम तौर पर इस्तेमाल किया जाओ है। इसका उपयोग पेट के कीड़े मारने में हम करे हैं और 1% जो है वो 100 मिलीलीटर इसका सबसे बढ़िया घोल बना है, और 1 से 3% घोल में वेजिनाइटिस और जो है कंजेवाइटिस जो इनकी पेट की समस्या है उसके लिए इसने इस्तेमाल हम करा है। और इसी तरह फिनाइल की भी हम बात कर लेते हैं। यो कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है और खुरपका मुंह का जो रोग है वो खूर धोने के लिए 5% और मुंह के अंदर लगाने के लिए 10% घोल का हम इसमें उपयोग इसमें करते हैं। और फिटकरी की भी बात विनोद भाई हम कर लेते हैं। यो एक रंगहीन पदार्थ है और यो द्रवों को जमाती है, वह तंतुओं को संकुचित करती है और खून के बहने को भी यह रोकती है। बिल्कुल भाई। तो 2 से 8% घोल का प्रयोग हम इसमें आँख धोने में और गर्भाशय शोध में और सर्दी और मुख प्रदाह में रोगाणु रोधक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। और जो आंतरिक रक्त प्रवाह रोकने में भी इसमें 100 ग्राम फिटकरी को हम 4 भाग में विभक्त कर 25 ग्राम सुबह शाम सेवन हम इसमें पशु को कराते हैं। बिल्कुल। और पशु रोग का वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो विनोद भाई। बिल्कुल मोरवाल भाई, आपने जो फिटकरी का इस्तेमाल बताया उसके बाद जो पशु रोग का वैसे तो वर्गीकरण बहुत बड़ा है कि एक तो कारण के अनुसार देखना कि क्या कारण है। कई बार विशिष्ट रोग हो जाए तो कई बार अति विशिष्ट रोग हो जाए जानवर में, संक्रामक रोग हो गए, छूत के रोग हैं, तो इस तरह के अलग अलग तरह के रोग हैं। उसका फिर प्रकोप कितना है, कितनी लंबे समय से वो बीमारी चल रही है, तो इसका भी असर पड़ा है। जैसे रोग शुरू हो गया तो उसके आसार के हैं, कई बार रोग है पैतृक हो जाए भी, माँ बाप थे जो है पशु में आने लग रहा है, कई जन्मजात रोग भी हैं और साथ में कई बार जो है अर्जित रोग भी हो जाए, यानी कि आसपास के जो दूसरे पशु बन रहे हैं उन तभी जो है डांगर जो है उसमें रोग आ जाए, इस तरह छूत के रोगों हैं। इसी तरह प्रकोप है या उसकी जो कितनी अवधि रहेगी, तो इस तरह भी जो है उसमें अलग अलग भागों में बांटा गया है रोगों को। जैसे अति उग्र रोग हो गए या उग्र रोग है, या फिर जो है स्वकालिक रोग है कि थोड़े समय के लिए है, एक लंबे समय तक चलने वाले रोग है चिरकालिक रोग हो गए, तो वो रोग भी इसमें समस्या है।
और इसी तरह रोगग्रस्त भागों में परिवर्तन के अनुसार की बात करें तो क्रियात्मक रोग, जिस तरह रोग किसी अंग के कार्य को केवल प्रभावित करता है, इसी तरह जो रचनात्मक रोग है वे रोग जो अंग के बनावट पर केवल प्रभाव डालते हैं। और वितरण के अनुसार की बात करता है स्थानिक कमकारी, जिस तरह इसे रोग जो कम क्षेत्र में पशुओं में फैलता है और स्थानिक कमकारी कहलाता है। और पशु महामारी, इसे रोग जो बहुत बड़े भूभाग में बहुत सी पशु जातियों में एक साथ प्रभावित कर फैलता है, वो पशु महामारी कहलाता है। तो ये काफ़ी रोग है, अगर जो हम इसकी नित्य रूप से देख रेख करें या फिर जो हमारे पशु चिकित्सक है उनसे भी हम मिले तो भाई निश्चित तौर पर हम इनका समाधान करके हम अपने पशुधन को बढ़िया तरीके बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर लाभ ले सकें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और मोरवाल भाई, इसी के साथ इस अंक में, आज के अंक में इतना ही। और इसके साथ भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।